Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with the new episode that is 129 और इसका कोई नाम नहीं दिया, अनटाइटल्ड चैप्टर कर दिया है। आपने सब्सक्राइब कर दिया ना? सो लेट्स स्टार्ट। ओ गॉड, तो अब हम सच कैसे जानेंगे? कोर्ट कहानियाँ नहीं सुनती, सबूत मांगती है। हमें कैसे पता चलेगा अब उस पेन ड्राइव में क्या है? अनमे ने सर पर हाथ रखकर कहा। कुछ पल वहाँ शांति छा गई और सब कुछ ना कुछ सोचने लगे। तभी शौर ने अचानक से कहा, वो लड़का समर क्या सिर्फ वो उसका क्लासमेट था? उसके इस सवाल पर सब क्यूरियसली से निरंजन की तरफ देखने लगे। निरंजन नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो रीमा को कॉलेज टाइम से ही बहुत पसंद करता था। इतना सुनते ही शौर ने कहा, मिस रीमा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? निरंजन ने बिना कोई सवाल किए रीमा की डेट ऑफ बर्थ बता दी। शौर ने अनमे को इशारा किया तो उसने पासवर्ड में उस डेट को फिल किया तो वहीं सही था। फाइल ओपन हो गई। शौर्य, इट्स वर्कड, फाइल ओपन हो गई। अनमे की आंखों में चमक लिए कहा। सब उसकी बात सुनकर एकदम से उसके पास आ गए और लैपटॉप में झांकने लगे। ओपन करो, शौर ने कहा तो अनमे ने वीडियो चला दी। वो एक लिविंग रूम का था जहाँ 4 लोग खड़े थे, जिनमें से एक अरविंद मल्होत्रा था, शांतनु का पिता। उसका चेहरा साफ दिख रहा था और बाकी के 2 लोगों के चेहरों पर मास्क लगा था। उन दोनों में से एक के सर पर गोल टोपी लगी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रीमा जो उनके सामने खड़ी थी, उनकी आंखों में उस सबको देखकर डर पैदा हो गया था। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उस गोल टोपी वाले आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रख उसे पीछे धकेलते हुए सोफे पर गिरा दिया। रीमा ने अपने हाथों से उस पर वार कर बचना चाहा, पर तभी अरविंद और एक और मास्क वाले आदमी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। करीब 10 मिनट उसे तीनों ने उसे ऐसे ही पकड़ रखा और उस 10 मिनट में उसके शरीर में उनसे छूटने की बहुत कोशिश की थी, पर अंत में वो शांत हो गई। उसके पैर जो फर्श पर रगड़ रहे थे, अब वो बेजान हो गए थे। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो मर चुकी है, तब वो सभी उससे दूर हुए और तभी एक जोर से चीखने की आवाज़ आई। शायद समर की चीख थी वो, जिसे सुनकर वो सब तीनों पीछे मुड़े और इसी के साथ वीडियो बनना बंद हो गई। एक लड़की का मर्डर इतनी बेरहमी से किया गया था जो कि वो प्रेग्नेंट थी। सब सुन रहे थे। राज ने एक हाथ से अपने माथे पर झलक आए पसीने को पोंछा। शौर की आंखें एकदम से कठोर हो गईं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हाथों की मुट्ठी उसने इतने कस कर बांध ली थी कि उसकी नसें उभर गई थी। उसकी गर्दन की नसें भी चमक रही थी। वो बिल्कुल एक डायमंड लग रहा था। डेविल आना चाहिए। जब अभय और विशाल ने मुड़कर निरंजन की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे पर बेइंतहा दर्द था और वो एकदम से निढाल होकर नीचे बैठ गया। दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर जोर जोर से रोने लगा। समर ने उसे बताया था कि उसे कैसे मारा गया था, पर उसने आज वो खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था, जिसे देखकर वो टूट गया था। शौर ने अनमे को कुछ इशारा किया तो अनमे ने हाँ में सर हिलाते हुए निरंजन के पास आया और उसे उठाकर अपने साथ ले गया। उसके जाते ही अभय ने कहा, अबे यार, इसमें तो अनुराग का चेहरा दिख ही नहीं रहा। ये हमें जानते हैं, इन 2 मास्कमैन में से एक अनुराग है, पर ये प्रूफ कैसे करेंगे? तभी विशाल बोला, हाँ यार, एक बस अरविंद ही है जिसका चेहरा दिख रहा है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं। वो तो सालों पहले ही एक्सीडेंट में दौरान मर गया। दोनों की बातें सुनकर राज सोचने लगा, हम इनमें से 2 लोगों को तो जानते हैं, पर ये तीसरा कौन है? सबकी बातें सुनकर शौर ने एरोगेंटली कहा, छुपने दो इन्हें, जितने पर्दों के पीछे छुप सकते हैं ये लोग। सारे पर्दे हटाकर इन्हें बेनकाब करके रहूँगा मैं। इतना बोलकर शौर्य वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद एक एक कर सब चले गए। दुआ का कर
दुआ छत पर बैठी थी। आज जो कुछ भी हुआ उसकी आंखों के सामने एक बार एक एक कर सारे नज़ारे कौंध गए। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत सी आंखों में आंसू ऐसे बह रहे थे मानो किसी ने नदी के सारे बांध टूट गए थे। उसके गोरे गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। हल्की रोशनी में उसका आंसू से भीगा चेहरा चमक रहा था। शौर ने जो आज शब्द का जहरीला बाण उसके ऊपर छोड़ा था, उसने उसके दिल को ही नहीं बल्कि उसकी रूह को भी घायल कर दिया था। उसके कहे गए वो जहरीले शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने आंखें बंद कर मुंह से एक जगह भरी उसकी आह में भी इतनी ही दर्द था। उसने कांपते होठों से कहा, इससे अच्छा तो आप हमारी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लेते, पर ऐसे शब्द तो नहीं कहते जो हमारे प्यार को नफरत में बदल दें। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। तभी उसके कंधे पर मन्नत ने हाथ रखा। दुआ ने आंखें खोली और मन्नत को देखते ही उसके गले लग गई। वो रो रही थी और मन्नत उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत कर रही थी। उसने रोते हुए कहा, क्यों क्यों अम्मी, क्यों क्यों हमारी माँ नहीं है? क्यों आप हमारी माँ नहीं है अम्मी? कि क्या हमें आपने जन्म नहीं दिया? क्यों क्यों आपने नहीं दिया हमें जन्म? क्यों क्यों हम ऐसी इंसान की बेटी है जिसकी सज़ा हमें जिंदगी भर मिलती रहेगी? क्यों मम्मी, अम्मी, क्यों? इतनी बेइज्जती सहने से तो अच्छा हम मर जाएं। अम्मी, नहीं होता हमसे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। तुम तो बहुत समझदार हो, फिर क्यों मरने की बात कर रही हो? और किसने कहा कि हम तुम्हारी माँ नहीं है? उसने बोलते हुए दुआ के सर को सहलाया और सहलाते हुए बोली, जिंदगी में अगर सब कुछ अच्छा हो, जो चाहो वो मिल जाए, तो उसे याद कौन करेगा? पर याद भी तो लोग तभी करते हैं ना, जब मुश्किलें उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। समय एक जैसा नहीं रहता, वो तो बहती नदी की तरह है, बहता रहेगा। आज बुरा है तो कल अच्छा। पर पर अम्मी, जो जो धाक एक बार लग जाए वो तो कभी नहीं हटता ना। और ये सच है कि हम एक ऐसे इंसान की बेटी है जिसने न जाने कितने ही हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद किया है, और उसकी सजा में आज मिल रही है। हमारा घर बनते ही टूट कर बिखर गया अम्मी। उसकी उम्मीद को टूटा देखकर मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए। इसलिए उसने भी अब हालत के सामने हथियार डाल दिए और सब वक्त पर छोड़ दिया। तभी दुआ ने उसे सर उठाकर देखते हुए बोली, हम दरगाह जाना चाहते हैं। इस समय मन्नत ने चौंक कर कहा, तो दुआ ने सर हाँ में हिलाया। विला में वो चारों पायल के रूम में थी। पायल उन्हें समझा रही थी डेविल से पंगा ना ले, पर आयशा और चित्रा जिद पर अड़ी थी। पायल को ना चाहते हुए उनकी बात माननी पड़ी। वो सभी रूम से निकली और शौर्य से मिलने उसके रूम की तरफ बढ़ गई। रास्ते में ही उन्हें राज और अभय मिले। दोनों चारों को देखकर भौं उचकाते हुए राज से कहा, कहाँ जा रही हो तुम सब? राज ने कहा। राज के पूछने पर पायल ने कहा, हाँ, इन सबको भाई से बात करनी है। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? अभय बोला तो राखी उसकी बात पर बोली, सबका नहीं, इन दोनों का। हमें बात करनी है उनसे। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं दुआ के साथ? आयशा ने कहा तो राज ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, उसका गुस्सा शांत होते ही हम सब करेंगे उससे बात। अभी उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं होगा। अभय एक टप आयशा को देखे जा रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्यों तुम मुझे इतनी जानी पहचानी लग रही हो? क्या तुम वही हो? और अगर ऐसा है तो तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो?
आयशा राज की बातों पर बोली। पर राज सर, उनका गुस्सा कब शांत होगा? कोई टाइम लिमिट है तो बताइए हमें। इतना तो हम लोग भी समझते गए कि जैसे जैसे सच बाहर आता रहेगा उनका गुस्सा शांत होने की बजाय बढ़ता जाएगा। चित्रा ने आयशा का साथ देते हुए कहा। राज समझ गया कि ये लोग उनकी नहीं सुनने वाले, इसलिए उसने सामने से हट गया। अभय ने भी उन्हें जाने दिया और उनके जाने के बाद बोला, शौर्य की डांट सुनकर ही उन्हें अक्ल आएगी। वो चारों शौर्य के रूम में आ गई और डोर खुला तो उन्हें नॉक नहीं किया। रूम पूरा खाली था और सारी लाइट्स बंद थी। हल्की मध्यम रोशनी पूरे रूम में फैली हुई थी। सर, आयशा ने इसे धीरे से कहा तो शौर्य, जो बालकनी में सिगरेट के धुएं उड़ा रहा था, वो आवाज़ सुनकर रूम में आया। उन सबको देखकर उसकी भौहें तन गईं। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? एक रूड आवाज़ में सबके कानों में गई। उसकी बात सुनकर सबने एक दूसरे को इशारे किए बोलने के लिए, पर अंत में चित्रा को आगे कर दिया गया और चित्रा हाथों को मसल डरते हुए बोली, सर, इसमें दुआ की क्या गलती है? उसे कुछ पता भी नहीं था। ओह, तो तुम्हें उसने भेजा है? शौर्य ने उन्हें देखते हुए कहा। तो सबने जल्दी से नाम में सिर हिलाया और बोली, नहीं, हम खुद आए हैं। तभी पायल ने हिम्मत करके कहा, भाई, इसमें दुआ की क्या गलती है? उसे सज़ा क्यों मिल रही है? उसकी यही गलती है कि वो उस इंसान की बेटी है। उस आदमी से जुड़े हर इंसान से मैं नफरत करता हूँ, फिर चाहे वो दुआ ही क्यों ना हो। पर गेट आउट। जो मैंने देखा, मैंने सहा है, वो तुमने से किसी ने नहीं देखा ना सहा। तो अपनी सलाह अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। शौर्य का इतना ही कहना था कि सभी वो वहाँ से गायब हो गई। उनके जाने के बाद वो फिर से सिगरेट जलाकर उसका धुआं उड़ाने लगा। उसी रात इंदिरा गांधी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक लड़की, जिसने डार्क ब्लू कलर की जीन्स और वाइट शर्ट पहनी हुई थी, उसकी आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा लगा था, वो अपना फ़ोन यूज़ करते हुए आ रही थी कि तभी एक लड़के के कंधे से उसे धक्का लगा। वो मुड़ गई और वो लड़का बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गया। उसने अपनी आंखों पर से चश्मा हटाया और उस लड़के के सामने आकर उससे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वो लड़का हैरानी से उसे आंखें फाड़े देख रहा था। तभी उस लड़के ने कहा, डोंट ट्राई विद मी योर चिप ट्रिक्स, अदरवाइज ये रिद्धि वालिया तेरा मुंह तोड़ देगी। इतना बोलकर उसने अपनी आंखों पर वापस से चश्मा लगा लिया और कंधे से बाल को झटकने हुए चली गई। वो लड़का उसे जाते हुए देखता रह गया। 3 दिन बाद पूरे 3 दिन बीत गए थे और दुआ 3 दिनों से ऑफिस नहीं आई थी। शौर्य पहले से ज़्यादा क्रूअल हो गया था। उसके गुस्से से अब हर कोई डरने लगा था और वो सारे टाइम एरोगेंट से भरा रहता। आज वो एक डील क्रैक करने एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था। उसके सामने राज बैठा हुआ था। उसे इंतज़ार करते हुए 5 मिनट हो गए थे। उसने राज को घूरते हुए कहा, मैं ये डील नहीं करूँगा। किसने इतनी हिम्मत आ गई कि ऐसे साल को वेट करवा रहा है? तभी राज ने समझाते हुए बोला, शौर्य, काम डाउन। उन्हें मैंने 7 बजे की टाइम दी थी और अभी 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो हम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आए हैं? शौर्य ने सवाल किया। आज की मीटिंग से रिलेटेड फाइल कंप्लीट थी। मैंने एक एम्प्लॉयज़ को कहा था वो फाइल कंप्लीट कर लाने के लिए। एक्सक्यूज़ मी। आज की मीटिंग से रिलेटेड फाइल इनकम्प्लीट थी। मैंने एक एम्प्लॉयज़ को कहा था कि वो फाइल कंप्लीट कर लाने के लिए। वो बस आ ही रहा होगा। मीटिंग शुरू होने से पहले वो आ जाएगी। जैसे ही राज ने ये कहा, उसकी नज़र एंट्रेंस की तरफ गई। उसने हाथ हिलाया और इशारे से उसे अपने पास बुलाया। उसने हाथ हिलाया और इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो उसके पास गई और टेबल पर फाइल रखते बोली, आप जितना टाइम दिया था उतने टाइम में हमने फाइल कंप्लीट कर दी है। एक जानी पहचानी आवाज़ शौर्य के कानों में गई। और इसी के साथ एपिसोड, सो लेट्स फॉर द न्यू एपिसोड, जेलिसी। एक जानी पहचानी आवाज़ शौर्य के कानों में गई। आज पूरे 3 दिन बाद वो उसकी आवाज़ सुन रहा था। उसके दिल और दिमाग के
दरमियान एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। उसका दिल तो कह रहा था कि दुआ को देखकर दिमाग उसे ये करने से रोक रहा था। दुआ फाइल देकर जाने लगी तो राज ने उसे रोकते हुए कहा, लास्ट मोमेंट पे ये फाइल कंप्लीट हुई है और अभी इतना टाइम भी नहीं कि मैं इसे पढ़ सकूं। थोड़ी देर में क्लाइंट भी आ जाएंगे, फिर उन्हें ये एक्सप्लेन कौन करेगा। तो आप क्या चाहते हैं हम यहाँ रुक कर उन्हें ये प्रेजेंटेशन दें? दुआ राज की तरफ देखकर बोली। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है दुआ, राज की बातों पर दुआ ने कहा। पर सर, हमारे ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए, फिर भी हमने आपके कहने पर यह फाइल कंप्लीट की है। आई नो दुआ, पर यह डील होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और तुमसे ज़्यादा अभी ना मैं जानता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में ना शौर्य। शौर्य गौतम की बातें सुन रहा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचा और बोला, राज, एक एम्प्लॉय ऑफिस में ओवर टाइम भी करता है, वो कह दो इनसे ये आज जितने घंटे ओवर टाइम करेंगी उनमें इन्हें उस पर ओवर 1 लाख मिलेगा। शौर्य की बात सुनकर दुआ ने आईब्रो उचकाई और दोनों हाथ बांधकर राज की तरफ देखकर बोली, राज जी, शायद हमारे बॉस जानते नहीं, हमारे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, ये तो ऑफर हमारे किसी काम नहीं। जैसे ही दुआ ने यह कहा, शौर्य ने पलकें उठाकर उसे देखा। आज ना ही उसकी मांग में सिंदूर था और ना ही गले में मंगलसूत्र। उसकी आंखों में एक अलग ही अजनबीपन था। 2 आंखें चार हुई और दुआ ने वैसी आंखों में आंखें डालकर, हम इस कंपनी में काम करते हैं तो इसका इतना तो कर ही सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। हम प्रेजेंटेशन देंगे सिर्फ कंपनी के लिए, आपके या बॉस के कहने से नहीं। राज दोनों की बातें सुन रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो इसे या हंसे या रोए, पर वो मन ही मन खुश था। 3 दिन बाद टेढ़े मेढ़े तरीके से ही सही, पर दोनों में बात तो शुरू हुई थी। शौर्य ने कुछ कहना चाहते तभी वो क्लाइंट आ गया। उन्हें ग्रीट करते हुए राज ने कहा, हेलो मिस्टर खुराना। तो मिस्टर खुराना ने भी अपनी तरफ उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। शौर्य को ग्रीट करते हुए मिस्टर खुराना की नज़र दुआ पर गई तो उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे ग्रीट किया। दुआ ने हैंडशेक के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया पर उसका हाथ खाली रह गया। दुआ को मिस्टर खुराना की तरफ हाथ बढ़ाते देखकर शौर्य ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। दुआ ने चौंक कर शौर्य की तरफ देखा जो मिस्टर खुराना को देख रहा था। वहीं राज ये देखकर मुस्कुराने लगा। मीटिंग 1 घंटे तक चली। दुआ ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। जब वो मिस्टर को खुराना को प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी तो शौर्य एकटक उसे ही देख रहा था। वो 3 दिन की कसर 1 घंटे में ही पूरी कर लेना चाहता था। मिस्टर खुराना सेटिस्फाइड थे उनके सारे आइडिया से, तो उन्होंने डील फाइनल करते हुए कहा, आई अप्रिशिएट योर आइडियाज़, दैट्स वाई नाउ आई एम फाइनल द डील। इतना कहकर उसने फिर सबके हाथ मिलाया, पर इस बार उन्होंने दुआ की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। इतना तो वो भी समझ गए थे कि शौर्य अपनी असिस्टेंट के लिए पॉजिटिव है। राज उन्हें लेकर बाहर आ गया। उनके जाने के बाद दुआ भी उठ कर जाने लगी तो शौर्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, डिनर करके जाना। उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए और वो एकटक शौर्य को देखने लगी। वो अभी भी नजरें नीचे किए बैठा था। ये नहीं सुन रहेंगे, उसने मन में कहा और जाने लगी तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, इट्स माय ऑर्डर, क्या अब तुम अपने बॉस की बात नहीं मानोगी? सोच लो, अगर आज तुमने ये डिनर नहीं किया तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। शौर्य की बातों पर वो मुस्कुराई, धीरे से बोली, एक और धमकी। उसने अपना बैग रखा और उसके सामने ही बैठ गई। शौर्य ने लैपटॉप ऑन कर लिया और उसने काम करने लगा। हालांकि वो काम नहीं कर रहा था, बस दुआ के सामने काम करने का नाटक कर रहा था। दुआ उसे देख रही थी और उनके कानों में मीरा की कई बातें चल रही थी। जब मीरा को पता चला दुआ ने ऑफिस आना छोड़ दिया है तो उसने दुआ को कॉल कर समझाया। एक वो ही थी जो शौर्य को बदल सकती है, उसके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता।
क्योंकि इस बात को सभी अच्छे से जानते थे कि शौर को कभी शादी नहीं करना चाहता था, उसे बदलने वाली दुआ ही थी। मीरा ने दुआ बहुत समझाया और अंत में दुआ को उसकी बात माननी ही पड़ी। वो एकटक उसे देखते हुए यही सब सोचे जा रही थी, तभी वेटर ने डिनर सर्व किया। वेटर के जाने के बाद दुआ ने एक बार भी शौर के से खाने के लिए नहीं पूछा और चुपचाप अपनी प्लेट में सर्व कर खाने लगी। शौर ने उसे खाते देखा तो खुद से बोला, कितनी सेल्फिश है ये लड़की, एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा। वो भी लैपटॉप साइड कर खाने लगा। उसने जैसे ही कपकेक अपनी प्लेट में सर्व किया, दुआ ने अपनी प्लेट में से कपकेक उठा लिया। शौर ने उसे घूरते हुए कहा, ये कैसे मैनर्स है दुआ, तुम मेरी प्लेट से खाना कैसे चोरी कर सकती हो। दुआ ने उसकी प्लेट से कपकेक उठाया था। शौर की बात पर दुआ ने उसे खा देखा और बिना किसी भाव के बोली, इसमें पीनट्स बटर है, हमने टेस्ट किया है, आपको पीनट से एलर्जी है। तो तुम्हें मेरी परवाह है? उसने होठों को टेढ़ा कर कहा तो दुआ बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें आपकी परवाह क्यों होगी। तो दुआ की इस बात पर शौर बोला, थोड़ी पहले तुमने ही कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहुत गलतफहमी में रहते हैं आजकल आप मिस्टर SSR। हमें परवाह अपने पति की है, आप जैसे घमंडी और बदतमीज इंसान की नहीं है जिसे औरतों से बात करने तक की तमीज़ नहीं। उनसे बहुत गुस्से में कहा और शौर दुआ की बात सुनकर मुट्ठी भींच कर रह गया। वो वापस से अपना खाना खाने लगी और शौर उसे घूरने लगा। उसने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र उनसे कुछ दूर पर बैठे एक टेबल पर कुछ लड़कों पर गई जो दुआ की तरफ ही देखकर हंस हंस कर बातें किए जा रहे थे। उन्हें देखकर शौर को गुस्सा और बढ़ गया। तभी उसने नोटिस किया कि वो लड़के उसकी बैग को देख रहे थे। उसके हाथ में फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो दुआ का वीडियो शूट कर रहे हो। ये देखकर उसकी भौहें तन गई। वो अपनी जगह से उठा और दुआ के पीछे आकर खड़ा हो गया। जैसे उसने उसकी पीठ देखी, उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी। दुआ की ड्रेस की जिप खुली हुई थी, बालों को जूड़ा बनाया हुआ था जिसकी वजह से उसकी स्किन दिख रही थी। उसने एक हाथ से अपना माथा चलाया और उसके ऊपर झुक गया। दुआ एकदम से चौंकी, ये क्या कर रहे हैं आप? तभी शौर ने उसके हाथ पकड़ उसके हाथ में पकड़े स्पून को अपने मुंह में तक लाकर बोला, अपनी पत्नी को खाना नहीं खिलाओगी? अपने पति को खाना नहीं खिलाओगी? पति शायद आप भूल रहे हैं, आप हमसे नफरत करते हैं और अब हम भी आपसे धीरे धीरे नफरत करने लगे हैं। तुम मुझसे नफरत करो या मोहब्बत, आई डोंट केयर। उसकी बातों पर दुआ हंसी और बोली, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारा झूठा खाना क्यों खा रहे हैं? पता भी आपको, झूठा खाना खाने से प्यार बढ़ता है और आप हमसे नफरत करते हैं। तभी दुआ की बातों पर शौर ने कहा, डोंट वरी, यहाँ प्यार नहीं नफरत बढ़ेगी। बोलते हुए उसने दुआ के हाथों पर अपनी पकड़ की और कस दिया और दुआ उससे छूटते हुए कोशिश करने लगी। शौर ने उसे छटपटा दे देखा और कहा, चुपचाप ऐसे ही बैठी रहो। इतना बोलकर उसने दूसरे हाथ से उसकी ड्रेस की जिप को ऊपर करने लगा। दुआ को अब समझ आ गया था शौर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। वो धीरे से मुस्कुराई और मन में खुद से बोली, खुशी हुई जानकर अभी भी आपके अंदर वो शौर्य जिंदा है जिससे हमने प्यार किया था। डिनर के बाद दोनों ही बाहर आ गए। दुआ ने ऑटो लिया और चली गई। शौर भी अपनी कार में बैठ निकल गया। उनके वहाँ से जाते ही कुछ लोग वहाँ आए और उन लड़कों को उठा कर ले गए। दुआ ऑटो से निकलकर अंदर चली गई। उसके घर में जाते ही शौर ने विंडो का शीशा नीचे किया। वो उसके घर को देखते हुए खुद से बोला, क्यों दुआ, क्यों? मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। क्यों मुझे तुम्हारी परवाह होती है? क्यों तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ? तुम्हारा ये मासूम चेहरा जिसे देखकर सब भूल जाता हूँ। क्यों तुम्हारा ये प्यार मेरे गुस्से पर भी भारी हो जाता है। दुआ जैसे ही घर में आई उसे कुछ अलग लगा। किचन में से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। वो अपने रूम में न जाकर किचन की तरफ बढ़ गई। उसने चौंकते हुए कहा,
तुम सब यहाँ? तो उसकी आवाज़ सुनकर सबने उसकी तरफ देखा और खुशी से बोली, तुम आ गई? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आयशा, पायल, राखी, चित्रा चारों उसके पास आ गई। दुआ ने अजीब नजरों से मन्नत की तरफ देखा और मन्नत मुस्कुराकर बोली, कब से वेट कर रही है ये सब तुम्हारा? जाओ बेटा, जाकर बातें करो, हम खाना बनाते हैं। दुआ सबके साथ अपने रूम में आ गई और सब बातें करने लगी। दूसरी तरफ शौर्य फार्म हाउस आ गया था। उसके सामने वही लड़के थे जो उस रेस्टोरेंट में शौर्य के इशारे करने पर आदमी ने उन लड़कों का फ़ोन लाकर शौर्य को दिया। शौर्य ने उनका फ़ोन चेक किया तो उसका अंदाज़ा सही निकला। उस फ़ोन में दुआ की तस्वीरें थीं, उसके बैग की। शौर्य ने आंखें बंद कर फ़ोन को कसकर मुट्ठी में बंद कर लिया और तभी उसके फ़ोन फ्लोर पर पटक दिया। फ़ोन 100 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। उसने अपने आदमियों को देखा और कहा, मैं इन लोगों को भी इसी कंडीशन में देखना चाहता हूँ। उसने नीचे बिखरे पड़े फ़ोन के टुकड़े को देखते हुए कहा और अपनी बात पूरी कर जाने लगा तो एक लड़के ने गड़गड़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। उस लड़के की बात सुनकर वो रुका और उसके पास जाकर उसके मुंह को अपने एक हाथ से दबोचकर दांत पीसते हुए बोला, तू जानता भी है तूने किसकी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं? तो उसकी बात पर उस लड़के ने मुश्किल से सर हिलाकर ना कहा। तो शौर्य उसके मुंह को और दबाते बोला, बीवी है वो मेरी, उसे देखने का हक और उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है और तूने उस पर अपनी एक गंदी नज़र डाली, इसकी सज़ा तो तुझे मिलकर रहेगी। इतना बोलकर उसका मुंह झटक कर वो चला गया। उसके जाते ही वहाँ से जोर जोर के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। वो चीखें दर्द भरी थी, इतनी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। अनमे ने सब देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शौर्य की बिहेवियर पर का क्या तर्क दे। उसने सर हिलाते बस इतना कहा, इस प्यार को क्या नाम दूँ? नफ़रत भी उसी से और बेहिंता मोहब्बत भी उसी से। क्या मोड़ लेगी आगे ये कहानी, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड कल सुनिएगा। तो सस्पेंस क्रिएट की स्टोरी में सस्पेंस तो होगा ही, और रही बात क्लियर होने की तो इस वीक में क्लियर हो जाएगा। और रही बात हिंट देने की तो हिंट देती हूँ, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाओगे। रिद्धि अनुराग की बेटी है, ये मैंने जब अनुराग की एंट्री की थी तभी बता दिया था, और अब रिद्धि की एंट्री इसलिए हुई है ताकि सब क्लियर हो सके। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हर किसी कैरेक्टर की एंट्री के साथ एक हिंट दिया है कि कौन किसका क्या है, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही समझ आ जाएगा। ये राइटर ने थोड़े से हिंट्स और पॉइंट्स दिए जो मैंने आपको बताए हैं। आप लोगों को कंफ्यूज को देखते हुए एक सस्पेंस क्लियर कर देती हूँ। चित्रा और दुआ बहनें और ये कैसे हैं आपको आगे पता चलेगा। वाओ, कितना बड़ा सस्पेंस है ना। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। चैनल सब्सक्राइब करते जाना। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।